जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो आप सभी को पता है हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस पॉइंटर। ये आपके आने वाले यूपी आरओ 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो इसमें है ही, साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स बना करके इसमें डाला है। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे। पार्ट 2 है ये, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तैयारी में बेहतर मदद मिलेगी। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो एक पॉइंट है, कह रहा है वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम किसे कहा जाता है। तो मेरिट सिस्टम का जो वॉच डॉग है वो कहा जाता है यूपीएससी, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यूपीएससी आता है। फिर अगला पॉइंट है, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस जैसे अ पर्सन डिटेन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड विद इन 15 डेज ऑफ द ग्राउंड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ हिज डिटेंशन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है, बिना इन्फॉर्मेशन दिए जब उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जो एक मैक्सिमम होती है वो होती है 15 दिन की। किस चीज़ की 15 दिन की लिमिट है ये, कि उसको इन्फॉर्म किया जाए कि किस लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है, ये वजह उसको बतानी पड़ेगी पुलिस के द्वारा, किसको, जिसको गिरफ्तार किया गया है। कितने दिनों में, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर उसको बताना है। फिर अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कि एक रचना है अमुक्त माल्यदा। क्या है? अमुक्त माल्यदा। ये एक वर्क है तेलुगु भाषा में। ये स्टेट क्राफ्ट पे लिखी गई पुस्तक है और इसको लिखा किसने है? कृष्णदेव राय। ये तुलु वंश के शासक थे, ठीक, इन्होंने ही ये रचना लिखी है। इनकी एक और रचना है जिसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। किसकी रचना है फिर से मैं बता दूं, अमुक्त माल्यदा और जाम्बवती कल्याणम, ये दोनों रचनाएं कृष्णदेव राय की हैं। ये तुलु वंश के शासक थे और तेलुगु भाषा में इसको लिखा है इन्होंने। इन्हीं के दरबार में 8 कवि रहते थे जिनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संविधान संशोधन 1988 में आया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो वोटिंग एज है, वोट करने की जो उम्र है, वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी गई थी। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन गवर्नमेंट से। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट से। पार्ट 7, देखो पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है नहीं, पहले था, केवल एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238, फिर बाद में इसको हटा दिया गया। किस संशोधन के द्वारा? तो याद रखिएगा 7वां पार्ट है और 7th ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया था। तो 7वां पार्ट है और 7वां ही संविधान संशोधन है, ध्यान रखिएगा। और पार्ट 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरीज। अगला इंपॉर्टेंट है मलज खंड। ये एक रीजन है। किस टाइप का रीजन है, क्या रीजन है? ये एक कॉपर प्रोड्यूसिंग रीजन है। कॉपर का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है इस रीजन में, और ये मलज खंड है किस प्रदेश में? तो ये है मध्य प्रदेश में। फिर अगला पॉइंट है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन में राजस्थान भी दिया होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और उस कम्युनिटी के द्वारा इसको पूजा जाता है। तो जनरली लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं कि अच्छा राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी है, बिश्नोई कम्युनिटी में ब्लैक बक जो है वो काफ़ी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उसको पूजा जाता है, तो लोग राजस्थान फटाक से टिक कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये नेशनल पार्क है गुजरात में स्थित। फिर एक इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के फील्ड से आता है क्वेश्चन, फर्स्ट मैप ऑफ द वर्ल्ड किसने बनाया था? भारत का, सॉरी, विश्व का सबसे पहला मैप किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। यूनिवर्स की ओरिजिन से रिलेटेड एक थ्योरी है ऑसिलेशन थ्योरी। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, डबल स्टार थ्योरी, फिर है बिग बैंग थ्योरी, ऐसे ही करके एक ऑसिलेशन थ्योरी है। ऑसिलेशन थ्योरी किसने दिया था? एलन सैंडेज ने दिया था। ओके ओके। फिर एक है न्यू स्टैचू। कौन सी स्टैचू? गॉडेस ऑफ जस्टिस। ये जो आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो न्याय की मूर्ति देवी हैं,
पहले उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती थी, फिर अभी कुछ समय पहले वो मूर्ति बदल दी गई, अब उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। तो ये जो नई स्टैचू है, इसके स्कल्प्टर कौन है, इसके मूर्तिकार कौन है, वो है विनोद गोस्वामी। क्या है? विनोद गोस्वामी। ऑप्शन में अरुण योगीराज भी दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कारण ये है कि उन्होंने राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया, उसको उन्होंने ही बनाया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे, चर्चा में रहे, तो एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अरुण योगीराज उस समय काफ़ी फेमस थे और लगभग उसी के दौरान ही कुछ ऐसा ही कुछ समय था, मूर्ति चेंज, तो लोगों का एक सबकॉन्शियस माइंड एक सिग्नल देगा कि अच्छा उस टाइम पे अरुण योगीराज काफ़ी फेमस थे, तो चलो फटाक से मार देते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। विनोद गोस्वामी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, वंदे मेट्रो ट्रेन, क्या नाम है? नमो भारत रैपिड रेल। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये अहमदाबाद से भुज तक चलती है, ध्यान रखिएगा। फिर इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, जिसका नाम क्या है? विक्रम एस, किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको बनाया गया है, और ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट है। फिर अगला पॉइंट है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये है कहाँ पर स्थित? पूछा जाता है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत की पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट, भारत का पहला प्राइवेट क्या मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा, वो प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो वडोदरा में स्थित है, और ये टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित है। फिर भारत का पहला ग्लोब, सॉरी मैं बार बार मिस्टेक से वर्ल्ड की जगह पे भारत बोल दे रहा हूँ, वर्ल्ड का पहला ग्लोब, विश्व का सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने बनाया था। ऊपर मैंने क्या बताया? विश्व का सबसे पहला मैप किसने बनाया था? अनेक्सिमेंडर ने बनाया था, बट जो पहला ग्लोब है वो अनेक्सिमेंडर ने नहीं, मार्टिन बेहम ने बनाया था। फिर अगेन नेबुलर हाइपोथेसिस, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जो ऑसिलेशन थ्योरी थी वो एलन सैंडविच के द्वारा दी गई थी। नेबुलर हाइपोथेसिस भी यूनिवर्स की ओरिजिन से ही संबंधित एक थियरी है। इसको किसने दिया था? तो ये लैप्लास ने दिया था, पूरा नाम था पियरे लैप्लास। फिर एक है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। फिर ये ज्योग्राफी से एक पॉइंट आता है, मिडिल या फिर लेसर हिमालयाज का डेवलपमेंट किस टाइम पे हुआ था, किस पीरियड में हुआ था? तो मिडिल या फिर लेसर हिमालयाज का डेवलपमेंट मायोसीन पीरियड में हुआ था। भारत का पहला राइटर्स विलेज कौन सा है? तो थानो विलेज है, देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टॉयलेट दिवस। फिर मंदसौर, यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो राजा हैं जिनसे रिलेटेड वो इंस्क्रिप्शन है उनका नाम लिखा हुआ है। तो मंदसौर इंस्क्रिप्शंस किससे संबंधित है? यशोधर्मन या फिर यशोवर्मन से संबंधित। ठीक। ग्वालियर का इंस्क्रिप्शन संबंधित है मिहिर भोज से। हाथी गोम्पा का जो इंस्क्रिप्शन है वो खारवेल से, किंग खारवेल से संबंधित है, और जो ऐहोल का इंस्क्रिप्शन है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर अगला पॉइंट है स्पीकर। स्पीकर एक वोट देता है जिसको कास्टिंग वोट कहते हैं, यानी कि जब सदन में जो मत है वो दोनों इक्वल हो जाए दोनों पक्षों की तरफ से, तो उसमें स्पीकर फिर अपना फाइनल वोट देता है, उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है आर्टिकल 100 के अंतर्गत। तो स्पीकर का कास्टिंग वोट आता है आर्टिकल 100 में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके होते हैं? तो वो सही उत्तर है पोलोनियम के होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, उन्हीं को आइसोटोप्स बोलते हैं। सो सबसे ज्यादा आइसोटोप्स अगर हैं किसी के तो वो है पोलोनियम के। ऑप्शन में यूरेनियम भी दिया रहेगा, तो मिस्टेक मत करिएगा, पोलोनियम ही सही आंसर है। फिर इंपॉर्टेंट है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? तो आसाम के जोरहाट में स्थित है। अगला पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसको कब इंप्लीमेंट किया गया था? ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जनरली अगर ये पूछ लेगा ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया था, तो लोग उसमें 2002 भी दे सकता है और 2005 भी दे सकता है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि एक्ट तो 2002 में आया था बट इंप्लीमेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 2005 में इंप्लीमेंट हुआ था। तो ध्यान रखिएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2005 में।
फिर अगला है बी हाइव शेप्ड हट्स। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का समय है, तो बी हाइव शेप्ड मतलब मधुमक्खी के छत्ते के शेप की झोपड़ी पाई गई थी। कहाँ पे मिली थी? चोपानी मांडो। ये कहाँ पर स्थित है? जो प्रयागराज में बेलन वैली स्थित है वहाँ पे चोपानी मांडो स्थित है, वहाँ पे मिला है ये शेप्ड हट, बी हाइव शेप्ड हट। फिर बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसके फाउंडर कौन थे? तो एनएम लोखंडे थे। किसके? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को एड्रेस किया था वो कौन है? कादम्बिनी गांगुली। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। फिर ये भी काफ़ी फेमस महिला है बीना दास। इन्होंने क्या किया था? स्टैनली जैक्सन, ये गवर्नर था उस टाइम पे, बंगाल में कन्वोकेशन हो रहा था कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, उनको गोली मार दी थी बीना दास। ये एक रिवोल्यूशनरी थी और एक क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने ही स्टैनली जैक्सन को गोली मारी थी। कब? कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन हो रहा था, दीक्षांत समारोह हो रहा था। फिर अगला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार जो उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? वो है 951, 951। अगर सबसे ज़्यादा ट्राइबल सेक्स रेशियो की बात करें तो वो कहाँ पर है? आजमगढ़ में है। कितना? 1021। फिर अगर इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, नॉर्थ टू साउथ इसको बताना था। नॉर्थ, ये जो खाई है, नॉर्थ टू साउथ इनकी रैंकिंग करनी थी। तो सबसे ऊपर आता है एल्यूटियन ट्रेंच, फिर कुरिल ट्रेंच, फिर आती है जापान की ट्रेंच और फिर मैरियाना ट्रेंच। ओके, फिर कुछ मेटल्स लिखे हुए हैं और उनका स्पेशल नाम लिखा हुआ है, जैसे व्हाइट लीड किसको कहा जाता है, या लेड कह दो, व्हाइट लेड कहा जाता है। बेसिक लेड जो कार्बोनेट होता है उसको कहते हैं। मेटल ऑफ होप इसको कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है टाइटेनियम को, और ब्लैक डायमंड कहा जाता है कार्बोनाडो को। अगेन, व्हाइट लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट, मेटल ऑफ होप यूरेनियम, स्ट्रेटेजिक मेटल टाइटेनियम को कहा जाता है, और ब्लैक डायमंड कार्बोनाडो को कहा जाता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट, क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो वो होता है 61.2 डिग्री सेल्सियस, और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस। पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। एक हार्मोन होता है, क्या? हेपरिन। ये क्या करता है? जो शरीर के अंदर खून बह रहा है ना, उसको क्लॉट होने से रोकता है। जैसे जब ब्लड बाहर आता है, हमारे जैसे स्किन में थोड़ा सा कट लग जाता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, वो क्लॉट हो जाता है ताकि ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले। तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से, है ना। ये तो बाहर होता है, लेकिन शरीर के अंदर भी दौड़ रहा है खून, वो कभी क्लॉट नहीं होता। तो वो किसकी वजह से क्लॉट नहीं होता? वो हेपरिन की वजह से क्लॉट नहीं होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है? तो ये लिवर से रिलीज होता है। ठीक, हेपरिन किससे रिलीज होता है? लिवर से। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी भी शब्द में HEP लगा हो ना, हेप, तो मेजॉरिटी में समझ लीजिएगा कि ये लिवर से संबंधित है। जैसे हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है ना, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ये लिवर की ही बीमारी होती है। ठीक है, तो वहीं से याद रखना, हेपरिन लिवर से सिक्रेट होता है। फिर एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये रोडवेज है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट जो है, ये ईस्ट टू वेस्ट अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से है? सिलचर से पोरबंदर तक ये जाती है, ये हाईवे। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये है 5846 किलोमीटर। लेकिन अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो टोटल इसकी लंबाई है कितनी? 7300 किलोमीटर। ओके, अगला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स लिखे हुए हैं और उनके फाउंडर्स लिखे हुए हैं। पायनियर जो न्यूज़पेपर है, इसके फाउंडर कौन थे? जॉर्ज एलन। पायनियर के जॉर्ज एलन। द इंडिपेंडेंट के फाउंडर थे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। इंडियन स्पेक्टेटर, इसके फाउंडर कौन थे? तो बहरमजी मालाबाड़ी। और लास्ट में इंडियन मिरर, इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बायो E3 एक पॉलिसी होती है, बायो E3 पॉलिसी। इसमें जो E3 है वो क्या है? तो वो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, फिर एक मिशन है, मिशन रूमी।
मिशन रूमी ये भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। इसके अंतर्गत भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया जाएगा और ये डेवलप्ड हुआ है किसके द्वारा? स्पेस जोन और मार्टिन ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। किसके अंतर्गत? मिशन रूमी के अंतर्गत एक रॉकेट बनाया गया जो कि एक हाइब्रिड रॉकेट है, रीयूजेबल है। ओके, फिर अच्छा, वाटर गैस, ये केमिस्ट्री से संबंधित है। वाटर गैस क्या होती है? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, वो वाटर गैस बनाती है। ओके, फिर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? मनेसर, हरियाणा में स्थित है। ओके, गुड़गांव के हरियाणा में मनेसर स्थित है, वहीं पे नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। अच्छा, ऑप्शन में झारखंड और आगरा भी दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगरा में जो जनरली बोलते हैं ना कि पागल हो गया और आगरा के पागल खाने में भेज देंगे, तो वहाँ से ये चीज़, ये लॉजिक मत लगाना कि वहाँ पागल खाना है तो वो आगरा ब्रेन रिसर्च ये वो, ठीक है, सिंपल एज इट इज़। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे? मानेसर में है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हेलीकल्चर में क्या होता है? स्नेल्स का पालन पोषण किया जाता है ना। और ऑस्ट्रीकल्चर में ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग के नहीं, जबकि ऑयस्टर्स का ये खेती होती है। एक तरीके से कह लो, खेती का मतलब वो नहीं होता कि ज़मीन में गाड़ के उगाया जाए, ठीक है, ये एक तरीके से प्रोडक्शन होता है। हेलीकल्चर में किसका? स्नेल्स का, और ऑस्ट्रीकल्चर में ऑयस्टर्स का। अच्छा, ये कुछ मटर की वैरायटीज़ हैं जो कि ड्वार्फ पीज है, छोटी मटर होती है, जैसे अपर्णा, उत्तरा, सपना, ये ड्वार्फ पीज है। इनमें से एक ऐसी है जो कि लॉन्ग पी वैरायटी है, लंबी मटर होती है। कौन? रचना। और ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी ड्वार्फ पी की वैरायटी नहीं है, तो ऑप्शन में अपर्णा, उत्तरा, सपना दिया होगा। आपको सही उत्तर क्या लगाना है? रचना। रचना सही ऑप्शन होगा। फिर अगला पॉइंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी कब फॉर्म हुई थी? तो भाई साहब इजी क्वेश्चन है, इजी पॉइंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त 1949 को, ठीक है, सॉरी 1947 में, माफ कीजिएगा, 29 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ड्राफ्टिंग, सॉरी मैं दोबारा 49 बोल गया, 47, ठीक, 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी। फिर अगला पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी कैलीग्राफी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया था उसके जो इंग्लिश में जो उसको ओरिजिनली लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। लेकिन अगर बात करें कि हिंदी में किसने लिखा था, अपने हाथों से कैलीग्राफी करी थी, तो वो किसने करी थी? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने करी थी। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कैलीग्राफी, है ना। तो कैली होता है सुंदर और ग्राफी का मतलब होता है लिखावट से संबंधित, लिखना। सो कैलीग्राफी जो सुंदर लिखावट होती है उसी को कैलीग्राफी कहते हैं, है ना। अगर कह रहे हैं कायरोग्राफी, एक शब्द होता है CHIRO, फिर आगे ग्राफी लगा दिया जाता है, तो कायरो अगर कहीं पे लगा हो वो होता है हैंड से संबंधित, ठीक है, हाथों से संबंधित। तो कायरोग्राफी मतलब हाथों से लिखावट होती है। आजकल के ज़माने में प्रिंटिंग का ज़माना आ गया ना, टाइपिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, तो ऐसे टाइम पे हाथों से लिखावट की वैल्यू एक अच्छी खासी वैल्यू है, हाथों से लिखी हुई चीज़ होगी, है ना। आज भी अगर आप कानूनी कार्रवाई कुछ करते हैं तो मेजॉरिटी में हाथ से लिखा ही एप्लीकेशन मान्य होता है ना। आप कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो जो FIR आप लिख के देंगे ना, सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन देते हैं वो हाथ से ही लिख के देते हैं, है ना, तो उसकी एक वैल्यू होती है। सो कायरोग्राफी हाथ से लिखावट को कहते हैं। खैर, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इनको रट लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, देख करके इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ऐसे ही मैं और भी इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।